हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। आज हम इग्नू एमपीएस 003 के नए टॉपिक लोकतंत्र में जाति तथा वर्ग की चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र में जाति तथा वर्ग पर निबंध लिखिए, या भारत में जाति और वर्ग असमानताएं लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं, व्याख्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न जाति तथा वर्ग जो भारत में फैला हुआ है उसके ऊपर है। विश्व के अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज की प्रकृति भी काफ़ी जटिल रही है, जिसमें भिन्न भिन्न जातियां, लिंग और वर्ग शामिल है। देखिए, यदि आप भारत की इतिहास को और वर्तमान को भी देखेंगे तो भारत विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसा दूसरा देश आपको शायद ही विश्व में कहीं देखने को मिलेगा। तो हमारा जो देश है वो भिन्न भिन्न जाति, लिंग और वर्गों से बना है। और भारत में जो जाति व्यवस्था है वह बहुत पुरानी है। भारतीय सामाजिक संगठन का मूल आधार जाति व्यवस्था है। मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों से पता चलता है कि जाति व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ एक अनोखी संस्था के रूप में उभरी है। देखिए, भारत में जो जाति व्यवस्था है वो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है, चाहे वह सामाजिक रूप हो, आर्थिक रूप हो, राजनैतिक हो या सांस्कृतिक हो। यहाँ पे जाति व्यवस्था सभी पहलुओं से मनुष्य के जुड़ी हुई है। जाति प्रथा जो है वो भारतीय हिंदू समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हमारे भारतीय हिंदू समाज में एक काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है जाति प्रथा। आप सामाजिक रूप से समाज में रहते हुए देख लीजिए, आप आर्थिक देख लीजिए, इंसान अक्सर अपनी जाति के हिसाब से कार्य करता है। राजनीति में भी जाति का अहम रोल है, और सांस्कृतिक रूप से भी जाति समाज में एक अहम स्थान रखती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने से भारतीय समाज में पहले से जाति प्रथा ने मतदान में एक अहम भूमिका निभाई। देखिए, जाति व्यवस्था हमारे देश में आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त होने से भी बहुत पहले से है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में जब लोकतंत्र आया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें भी जाति प्रथा ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जब देश में मतदान होते हैं तो उसमें भी जाति व्यवस्था एक अहम तत्व है। जाति चुनावों में एक प्रभावकारी तत्व बन गई है। जाति का चुनावों पर एक प्रभाव पड़ता है और उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं, भारत में जाति और राजनीति के मध्य आपसी संबंध। भारत में जो जाति व्यवस्था है और जो हमारे देश की राजनीति है उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, वे किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, सभी राजनीतिक दल जातिवाद की निंदा करते हैं, किंतु जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास सभी दल करते हैं। तो देखिए, जितने भी राजनीतिक दल आप देखेंगे वे सभी आपको जातिवाद की निंदा करते हुए दिखेंगे कि जातिवाद गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन वास्तविकता ये है कि जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सभी सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सब लोग अपनी राजनीति में जाति को एक महत्व स्थान देते हैं और चुनावों में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों का चयन तथा सफलता की संभावना का आकलन जातीय मापदंडों से किया जाता है। देखिए, राजनीतिक दल हर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन वो प्रत्याशियों का चयन तथा उनके सफल होने की संभावना का आकलन जाति मापदंड से करते हैं। यानी वो प्रत्याशी को जब चुनते हैं और उसकी सफलता की संभावना लगाते हैं तो वो उसकी योग्यता नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि वो किस जाति का है। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं वे उसी जाति के व्यक्ति को वहाँ खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो वे राजनीति जो है वो जाति से खेलते हैं। वे राजनीतिक दल योग्यता या सेवा निष्ठा जैसे तत्वों की उपेक्षा कर देते हैं। जब प्रत्याशी का चयन करते हैं तो केवल उसकी जाति को देखा जाता है, उसके जीतने की संभावना को देखा जाता है, उसकी उसमें योग्यता क्या है या उसमें सेवा निष्ठा जैसे तत्व हैं या नहीं समाज के लिए, उन सब की उपेक्षा कर दी जाती है। तीसरा पॉइंट है, मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। जब भी एक सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, तो उस समय ये ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यानी जितनी जातियां हैं उन सभी लोगों को, सभी जाति के प्रत्येक व्यक्ति जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, ताकि समाज में सभी जाति के लोग उस राजनीतिक पार्टी से, उस दल से खुश रहें। चौथा पॉइंट है, जातीय सरकार के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसका उदाहरण है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण आदि। देखिए, जाति व्यवस्था सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। जैसे कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण
की से आरक्षण उपलब्ध है, लेकिन यदि हम बाकी वर्ग देखेंगे समाज में तो उन सब के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार जो जाति व्यवस्था है वो सरकार की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जाति व्यवस्था के हिसाब से सरकार को अक्सर निर्णय लेने पड़ते हैं। 5वां पॉइंट है, प्रशासन में भी आरक्षण के माध्यम से जाति को महत्व प्रदान किया जाता है। देखिए, प्रतिनिधित्व में तो है ही है, लेकिन उसके अलावा प्रशासन में भी आरक्षण के माध्यम से जाति को महत्व प्रदान किया गया है, ताकि प्रशासन में भी उस जाति के लोगों के लिए कुछ सीटें निश्चित की जाती हैं तथा उस जाति के लोगों को वहाँ पे नौकरी मिले और वे लोग उन सीटों पे आके बैठे। 6वां पॉइंट, जातीय संघर्ष से राजनीति के अंतर्गत हिंसा का प्रवेश हो गया है और जाति एक उपलाभ पदावली बन गई है। तो अब देखते हैं कि जो जाति का संघर्ष हमारे समाज में चलता है उससे राजनीति के अंदर आज हिंसा का भी प्रवेश हो गया है। कभी कभी जो हमारे समाज में जाति संघर्ष होते हैं, राजनीतिक तौर पे वो बढ़ जाते हैं तो वो हिंसा की ओर चले जाते हैं, समाज में हिंसा फैलती है, दंगे होते हैं। और जाति जो है आज के समय में राजनीतिक दलों के लिए बस एक लाभ लेने वाली पदावली बन गई है, जहाँ से वे बस अपना लाभ लेना चाहते हैं और अपने राजनीतिक फ़ायदा चाहते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। हमारी भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था क्या भूमिका अदा करती है? राजनीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा है। अतः भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन हम नियमानुसार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, राजनीति के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। राजनीति के अंदर सफलता पाने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है, अर्थात जो राजनीतिक दल हैं वो जाति व्यवस्था के हिसाब से अपना दलों का निर्माण करते हैं। जाति व्यवस्था के आधार पर वे चलते हैं। वे जनता की भावनाओं को उभार कर राजनीतिक लाभ उठाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। देखिए, चुनाव के समय जनता की भावनाओं को उभार कर, यानी उसकी भावनाओं को ज़्यादा उस सिरे पे लाकर राजनीतिक लाभ जीतने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके आधार पर उन्हें वोट मिले। जाति के आधार पर उन्हें उकसाया जाता है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, ताकि उन्हें उनका बस एक मत प्राप्त हो जाए, वोट प्राप्त हो जाए, जिससे वो चुनाव जीत जाए। ऐसा कई पार्टीज करती हैं, जिनके उदाहरण हैं लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि। दूसरा पॉइंट है, जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करना। जाति के आधार पर राजनीतिक दल चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन अक्सर करते हैं, ताकि जिस क्षेत्र में जिस जाति की जनगणना संख्या ज़्यादा है वहाँ पे उसी जाति के प्रत्याशी को उतारते हैं, ताकि वहाँ पे वो जीत सके। वे योग्यता के आधार पर व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाति के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव कर रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आरक्षण के माध्यम से हितों को पूरा करने की होड़। आप देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो जाति को दिए गए आरक्षण के माध्यम से अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दिलवाते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, ताकि जाति को आरक्षण मिले और वे उस जाति के सारे वोटों को अपने कब्जे में कर लें। चौथा पॉइंट है, मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था, जब मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो अलग अलग जाति के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल करते हैं, ताकि समाज में उन जातियों के लोग उस राजनीतिक दल से, उस सरकार से खुश रहें। अब ये जो वर्ग हैं ये क्या हैं, जैसे कि ब्राह्मण, जाट, राजपूत, कायस्थ, दलित व पिछड़े दल आदि, इन सब के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रतिनिधि संस्था एक तरह से हमारी सरकार हो गई, हमारे राजनीतिक दल हो गए, लेकिन इसके अलावा प्रशासन में देखेंगे जो हम सरकारी नौकरियां हैं, जो नौकरशाही व्यवस्था है, उसमें भी लोगों के लिए, जातियों के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिन्हें हम हरिजन या दलित कहते हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाता है। छठा पॉइंट है, राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य है उसमें उस जाति के बड़े नेता को चुनाव प्रचार हेतु भेजते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल और उम्मीदवार कहते तो हैं कि हम
जातिवाद की निंदा तो करते हैं, परंतु जब चुनाव प्रचार की बात आती है तो वे जाति शब्द का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। और राजनीतिक दल एक क्षेत्र विशेष में जिस जाति की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे उसी जाति के बड़े नेता को भेजते हैं ताकि वे उस क्षेत्र के सारे वोटों को अपने पास कर सकें। तो इस तरह हमने देखा कि जो जाति व्यवस्था है वो हमारे समाज के लिए कितनी बुरी है, और आज भी ये हमारे देश को एक हमारे देश में समानता को फैलने से बढ़ने से रोकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।